मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ये वो एक्ट है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने साल 1999 में बनाया था, जब महाराष्ट्र में साल 1999 में गैंग वॉर से लेकर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार ने मकोका बनाया जिससे कि क्राइम के ग्राफ को कम किया जा सके। और साल 2002 में दिल्ली सरकार ने भी मकोका को लागू कर दिया। मकोका दरअसल वो एक्ट है जिसके अंदर कोई भी बदमाश या कोई बड़ा गैंगस्टर्स या अपराधी, उसे तब तक जमानत नहीं मिलती जब तक मकोका के तहत उस पर मामला चल रहा हो या इस पूरे उससे जुड़े मामले को लेकर जांच की जा रही हो। जिस तरीके से हाल ही के दिनों में दिल्ली में क्राइम और गैंग वॉर ने दस्तक दी है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा नाम जो है हाल ही के दिनों में बड़ा सुर्खियों में रहा है, जिसका कनेक्शन दिल्ली से लेकर साबरमती जेल में बैठे बड़े गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई से लेकर अमेरिका में बैठे गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई तक उसका कनेक्शन जुड़ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बड़े गैंगस्टर्स हाशिम बाबा की, जो खुद को अब बड़ा गैंगस्टर्स मानता और दिल्ली का दाऊद भी खुद को वो मानता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने हाशिम बाबा के साथ 10 और बड़े गैंगस्टर्स जो कि हाशिम बाबा के एसोसिएट्स हैं, उन पर मकोका लगाने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तैयारी हो गई है और उस पर अब मकोका लगेगा। मकोका के तहत जो है हाशिम बाबा जेल के सलाखों के पीछे रहेगा, वो जेल के बाहर जमानत पे नहीं आ सकता। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले दिल्ली के पौष इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह नाम के एक 35 साल के अफगानी मुल्क की हत्या हुई थी गोली मारकर, उसमें हाशिम बाबा का नाम सामने आया था। और इसके अलावा इसका जो इस पूरे हत्या की जो जिम्मेदारी ली थी उसने लिया था रोहित गोदारा, जो कि इस वक्त विदेश में बैठा है। और लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के बीच का एक कनेक्शन है और एक बड़ा वांटेड गैंगस्टर है जिसकी इस वक्त देश की एजेंसी और हर स्टेट की पुलिस को उसकी तलाश है। जिसमें पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, रोहित गोदारा की तलाश है इस वक्त और दिल्ली पुलिस को, और एजेंसीज भी उसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन हाशिम बाबा पर अब मकोका लगने के बाद हाशिम बाबा जेल के सलाखों में रहेगा और वो कहीं ना कहीं उसके बढ़ते क्राइम के ग्राफ को भी जो तैयारी है कि उसको नीचे की तरफ लाया जाएगा। शुरुआत में जो हाशिम बाबा है वो दिल्ली के सबसे हाईटेक जेल यानी कि तिहाड़ जेल में था, लेकिन अब वो दिल्ली के मंडोली जेल के जेल नंबर 15, जो कि मंडोली जेल का सबसे हाई रिस्क वार्ड माना जाता है, सबसे जो बड़े गैंगस्टर्स होते हैं उन्हें वहीं रखा जाता है। तो इस वक्त हाशिम बाबा मंडोली जेल में ही है और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सूत्रों की माने तो मकोका के बाद कहीं ना कहीं ये तैयारी कि हाशिम बाबा के बढ़ते क्राइम ग्राफ और उससे जुड़े हुए जो गुर्गे हैं, जिन पे जो 10 गुर्गे जिन पर भी मकोका लगा है, उनके भी ग्राफ को नीचे लाया जाएगा। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी आज पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। पटना में भी बीजेपी द्वारा जो है आज धरने का आयोजन किया गया है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखिए तस्वीरों में, और इसमें जो आरक्षण जो कांग्रेस राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर जो है विरोध में तख्ती और बैनरों के सहारे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हाथों में जो इनके बैनर है उसमें लिखा हुआ है विरोध प्रदर्शन आरक्षण विरोधी राहुल गांधी माफी मांगो के स्लोगन के साथ जो है आज बीजेपी के कार्यकर्ता जो है धरने पर बैठे हुए हैं। और उसके अलावा जो बैनर है पीछे बैकड्रॉप में जो लिखा हुआ है आरक्षण विरोधी कांग्रेस SC ST OBC आरक्षण को खत्म करने के लिए राहुल गांधी के नापाक इरादों को भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं होने देगी। इस तरह के स्लोगन के साथ आज बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में भी बीजेपी के द्वारा जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है आरक्षण के मुद्दे पर जो उन्होंने बयान दिया है उसको इसके लिए वो माफी मांगे और जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन बीजेपी का विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा।
पश्चिम बंगाल का 26 मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ ही 17 सरकारी जो अस्पताल है उसमें जो जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल चल रहा था उसको पार्शियली रिवोक किया गया है वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से। और आज सुबह से ही जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, उनको डॉक्टर्स की तरफ से रिज्यूम किया गया है और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से साफ साफ कर दिया गया है कि 7 दिन के लिए वो लोग देखेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से जो प्रतिश्रुति उनको दिया गया था, जो वादा उनको किया गया था, वो वादा राज्य सरकार निभाता है कि नहीं। उसके बाद ही उन लोगों का फिर से जो प्रोटेस्ट वो फिर से प्रोटेस्ट हो सकता है। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो एसेंशियल सर्विसेज है वो एसेंशियल सर्विसेज को चालू किया गया है। यानी आप देख ही सकते हैं कि जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड में, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही जो इमरजेंसी ओटी सर्विसेज है उनको रिज्यूम किया गया है। मगर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से साफ साफ कर दिया गया है कि सीनियर डॉक्टर्स ओपीडी में मौजूद रहेगा, मगर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से अभी जो ओपीडी है, ओपीडी परिसेवा चालू नहीं किया जाएगा। ओपीडी परिसेवा में जूनियर डॉक्टर्स शामिल नहीं रहेंगे। जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है जब तक उन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड फुलफिल नहीं होगा तब तक ये जो एसेंशियल सर्विसेज है ये एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगा। और उसके साथ साथ ही जो ओपीडी सर्विस का बंद रखने का ऐलान किया गया था वो जारी रहेगा। हरियाणा में एक बार ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं जैसे राजस्थान चुनाव में बनी हुई दिख रही थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो अंतर्कलह थी उसका बड़ा कारण ये रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच का अंतर्कलह भी कहीं न कहीं इस तरह इशारा कर रहा है कि क्या हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बन पाएगी, सवाल भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, अलग अलग पार्टियां प्रचार कर रही हैं, लेकिन कुमारी सैलजा को लेकर लगातार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का जो अंतर्कलह है अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल बीते दिन ये कहा गया कि बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुमारी सैलजा का अपमान हो रहा है, दलित का अपमान हो रहा है और उनकी ओर से कुमारी सैलजा को ये ऑफर भी दिया गया कि कुमारी सैलजा जो है वो बीजेपी में आए और शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी में कुमारी सैलजा का अपमान नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नायाब सिंह सैनी जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, उनका भी ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी दलितों का विरोध करती आई है, दलित चेहरा जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह के तमाम जो बयान अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी पे आरोप भी लगा रही है और देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरी इस वक्त मौजूदगी जो है वो कुमारी सैलजा का जो दिल्ली आवास है वहीं पर है और कुमारी सैलजा जो है वो अपने आवास पे ही मौजूद है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर अंतर्कलह नहीं है तो कुमारी सैलजा दिल्ली में आखिरकार क्यों बनी हुई है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से चुनावी प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या पार्टी के तमाम जो नेता हो वो हरियाणा में लगातार प्रचार कर रहे हैं। इवन रणदीप सुरजेवाला जो कि कुमारी सैलजा के साथी माने जाते हैं वो भी कहा जा रहा है कि वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कुमारी सैलजा जो है वो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में ही है, अपने तमाम समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से अपने दिल्ली वाले घर पे मुलाकात कर रही हैं और अब कुमारी सैलजा को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि कुमारी सैलजा पार्टी में कहीं ना कहीं नाखुश है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में जो अंतर्कलह है वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की बात करें तो कांग्रेस आलाकमान को चुनावी टिकटों के वितरण के दौरान भी इस बात को बार बार पहुंचाया गया था। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने टिकटों के वितरण के वक्त भी राहुल गांधी को ये मैसेज दिया था कि टिकटों में केवल एक वर्ग की चल रही है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा बना हुआ है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के लोगों को टिकटों में कहीं ना कहीं शामिल नहीं किया जा रहा, जिसके बाद टिकटों का ऐलान हुआ और देखा गया कि 90% जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार थे, जो उनके करीबी थे, उनको टिकट दिया गया, लेकिन कुमारी सैलजा के लोगों को कम टिकट दिया गया, जिसके कारण कुमारी सैलजा जो है वो नाराज थी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीच का जो अंतर्कलह है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद इतना बड़ा हो गया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती रह गई थी, क्योंकि एक
चेहरा जो है प्रचार में लगा हुआ था, लेकिन दूसरा चेहरा घर बैठा हुआ था। सेम परिस्थितियां जो है अब हरियाणा में देखने को मिल रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुमारी सैलजा उतनी प्रबलता से प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रही हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के आगे एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस कुमारी सैलजा के बीच का जो अंतरकलह है उसको समाप्त किया जाए और कांग्रेस सरकार बना पाए। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के पास तमाम तरह की जो मैसेजिंग है, तमाम तरह की जो बातें हैं वो पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा का दिल्ली में रहना और प्रचार न करना इस बात की स्पष्ट पूर्ति करता है कि कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट हरियाणा में ये बन सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के एलिवेटेड रोड पे। कुछ समय पहले इसी एलिवेटेड रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और लड़की एलिवेटेड का जो ग्रिल है उस पर लटक जाती है। इसी रास्ते से वो नोएडा से गाजियाबाद जा रही थी और आपको ये दिख रहा होगा जो टर्निंग पॉइंट है, यानी कि ये अगर देखेंगे तो जो साइड का है ये नोएडा के सेक्टर 26 किलो उतरता है और इस सामने वाला जो रास्ता है ये सीधा गाजियाबाद में जाता है। ऐसे में दो लड़की स्कूटी पे सवार होकर गाजियाबाद ले जा रही थी। अचानक उनकी टक्कर वैगनआर से होती है और वो अपना संतुलन खो देते हैं। ऐसे में जो आप ये देख रहे हैं जो स्पेस है जो एलिवेटेड रोड का बच्चा है, ऐसे में जो लड़की है यहाँ से टकरा कर सीधा जो ये लोहे की ग्रिल है और जो ये आपका प्लास्टर दिख रहा है लैंटर टाइप का, छज्जे पे आके लटक जाती है। सोचिए अगर वो लड़की हल्का सा आगे जाके गिरती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर कैसे किसकी गलती के कारण जो लड़की है उसका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस उस वैगनआर की भी जांच कर रही है जिससे एक्सीडेंट हुआ। मगर आप सोचिए एक ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर लड़की की किस्मत अच्छी ना होती, कह सकते हैं अगर वो संतुलित नहीं बनाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था। और लगातार जो एलिवेटेड रोड है यहाँ हादसे का दौर जारी है। मगर ये भी एक बड़ा सवाल है कि ऐसे में जो ये एरिया है इसको ओपन रखना कितना ज़्यादा सेफ है। फिलहाल पुलिस ने लड़की का रेस्क्यू किया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसके परिजनों को फ़ोन करके सकुशल और जो परिवार को दे दिया है। लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में जिस तरीके से पेजर अटैक, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अटैक किया गया और उसमें धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं, तो सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इसमें लेबनान के अलावा ईरान मुल्क के, यमन के और दूसरे देशों के जो लोग हैं वो भी इस अटैक में घायल हुए हैं। ये साफ है कि जो इसका शक जो लेबनान और ईरान जो है वो इसका सीधा शक इजराइल के जो सीक्रेट जो उनकी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद पर सीधा उनका ये शक जा रहा है कि इजराइल ने ही इस पूरे अटैक को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद लेबनान ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। और हम आपको बता दें कि लेबनान अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार बैठा है, यानी कि हिजबुल्लाह जो वहाँ पर लेबनान में इस वक्त मौजूद है और जो हिजबुल्लाह की पूरी एक टीम है जो आर्मी विंग है वो कहीं ना कहीं अब किसी ऐसे प्लानिंग में है जो कहीं ना कहीं इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह की जो आर्मी विंग इंटेलिजेंस की जो खुफिया रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट में जो हिजबुल्लाह है उसने बताया है अपने जो जनरल सेक्रेटरी हिजबुल्लाह का सैयद नसरुल्लाह कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को टारगेट किया गया है। सैकड़ों लोगों को इसमें जो घायल हुए हैं और इसमें हज़ारों लोग जिनकी मौत हुई है उसमें ज़्यादातर लोग हिजबुल्लाह से ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें महिला भी शामिल है। और इसमें हिजबुल्लाह ने ये भी अपने इंटेलिजेंस लेटर में बताया है अपने कमांडर को, अपने जनरल सेक्रेटरी को, कि ये जो पूरा पेजर है ये टॉप से लेकर बॉटम तक यानी ऊपर से नीचे तक के कमांडर्स को ये दिया गया था, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं इजराइल को थी। और ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत अब जो इजराइल जो लेबनान है और लेबनान में जो मौजूद इस वक्त हिजबुल्लाह की जो विंग है, आर्मी विंग है, वो अब कहीं ना कहीं इस तैयारी में बैठी है। और उसने इसमें बताया कि किस तरीके से ये पता था कि जो पेजर है वो ज़्यादातर हिजबुल्लाह ने अपने कमर में बेल्ट के तौर पर पहन रखा था और इससे इस ब्लास्ट के बाद, इस अटैक के बाद जो कमर के हिस्से का ऊपर का पोर्शन है जिसमें आँख, कान, नाक, इन सब में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब इस पूरे मामले में लेकर हिजबुल्लाह का क्या अगला कदम होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस पूरे अटैक के बाद
हिजबुल्लाह जो है वो कहीं जो टॉप सोर्सेस के हवाले से खबर है कि हिजबुल्लाह झुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से ये जो सीक्रेट लेटर जो है हिजबुल्लाह ने अपने कमांडेंट को दिया है, इसी लेटर में उसने पूरी जानकारी दी है और जानकारी में ये साफ बताया गया है कि हिजबुल्लाह के टॉप से लेकर जो ऊंचे से लेकर नीचे तक और तमाम जो लीडरशिप है उन सबको ज़्यादा टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं इजराइल के पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब हिजबुल्लाह क्या इजराइल पे जो ये अटैक करने के मूड में है या कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग तैयार कर रहा है जिससे कि वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। जम्मू कश्मीर के हालातों में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिन हवाओं और फिजाओं में पहले खौफ होता था, आज आसानी से जम्मू कश्मीर के लोग इन हवाओं में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो हालात सामान्य है। चुनाव का दौर चल रहा है और जिस हिसाब से दक्षिणी कश्मीर में चुनाव समाप्त हुए और पहले चरण के चुनावों में वोटिंग बम्पर हुई और इस बम्पर वोटिंग में लोगों ने किस तरह से अपनी राय का इजहार किया, ये हमने देखा। अब बात दक्षिणी कश्मीर के बाद उत्तरी कश्मीर की और सेंटर कश्मीर की है। यहाँ पर लोग बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में नेता नाइट कैंपेनिंग करते हैं, यानी जो पहले मुमकिन नहीं था आज वो सब कुछ हो रहा है। जिन इलाकों से लोग जाने से डरते थे, लेकिन आज उन इलाकों में रात भर यहाँ पर सियासी लीडर जाते हैं और लोगों को अपना मैनिफेस्टो बताकर अपनी तरफ खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाववाद का खात्मा है। आज हुर्रियत और जमात के लोग भी इन विधानसभा के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये तब्दीली नहीं तो क्या है? अब आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार आएगी। फिलहाल 2 चरण के चुनाव अभी कराना बाकी है, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंक को फिर से फैलाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल और सेना के जवान यहाँ पर डटे हुए हैं और 8 अक्टूबर को ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह अपने विभागों की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे। उनके पास मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मंत्री उदय प्रताप सिंह अपने विभागों की जिम्मेदारी सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे? नमस्कार, मेरा नाम चेतन सेठ है और आप मुझे इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, जिन पर मध्य प्रदेश की परिवहन विभाग और मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने उनकी पोल खोल दी। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर के एक मिड डे मील पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भोजन करने की इच्छा जाहिर की। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो आलू की सब्जी में वो आलू ढूंढते रहे और दाल तो उन्हें पानी पानी मिली। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर सवाल हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के जो तमाम स्कूल हैं उनमें छात्रों को किस तरीके से भोजन परोसा जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में गुना और गुना के आसपास कई इलाकों की स्कूलों की ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां से छत पे से पानी टपक रहा था, तो तिरपाल लगाई गई थी और शिक्षकों के द्वारा तिरपाल में पढ़ाई कराई जा रही थी। लेकिन स्कूली शिक्षा मंत्री ने इसको बयान रील बनाने का दिया था कि सोशल मीडिया पर रील के जमाने में रील बनाने का प्रयास किया गया, स्कूल का निर्माण तो नया हुआ है। शिक्षा के साथ साथ परिवहन विभाग में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साफ स्पष्ट कर चुके थे कि मध्य प्रदेश में तमाम परिवहन विभाग के जो आरटीओ बैरियल बने हैं उन आरटीओ बैरियलों को बंद कर देना है। सरकार ने आदेश किया, वाहवाही लूटी, भोपाल में कार्यक्रम भी हुए और उस कार्यक्रम में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनने सरकार का धन्यवाद भी किया। लेकिन अब फिर बड़वानी से 2 वीडियो सामने आए हैं जहां पर एक पुलिस की वर्दी में एक आरक्षक वसूली करता हुआ दिखाई दिया। दूसरी ओर
कंटेनर लगा के वहां पर परिवहन विभाग के कुछ कर्मचारी वसूली करते हुए नजर आए। विपक्ष इस पूरे मामले पर आरोप लगा रहा है कि मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मिली भगत से अवैध वसूली हो रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार की किरकिरी उनके ही मंत्रियों के द्वारा कराई जा रही है। यानी कि स्पष्ट होता है कि जिनके कंधों पर मध्य प्रदेश के परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की 2 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने विभाग की जिम्मेदारी सुचारू रूप से नहीं निभा पा रहे। क्योंकि हाल ही में अतिथि शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था अतिथि हो तो अतिथि बनकर रहो ना, क्या घर में कब्जा करोगे। तो अतिथि शिक्षक भी नाराज हैं और 2 तारीख को राजधानी भोपाल में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि बयान स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं उदय प्रताप सिंह अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे और सरकार की किरकिरी करा रहे हैं।